सो हाय, आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी से पहले हमने पढ़ा था एंथैल्पी के बारे में। तो एंथैल्पी हमें क्या समझाती थी और ऐसा क्या नहीं समझा पाई कि एंट्रोपी को आना पड़ा। देखो, जब हम कोई कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं और वो जो कंसेप्ट हमें बताता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जाती है, कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, उसके बाद ही कोई दूसरा लॉजिक आता है, कोई दूसरा कंसेप्ट आता है। तो एंथैल्पी भी कुछ ना कुछ ऐसा, उसमें कोई कमी थी या कोई बात वो नहीं समझा पा रही थी या जो बात उसने बोली वो कहीं हद तक सही नहीं थी। तो उसके बाद एंट्रोपी आई। अब एंट्रोपी हमें समझाएगी कि एंथैल्पी क्या नहीं समझा पा रही थी। देखो, एक बार अगर मैं क्विक रिवीजन करवाऊं तो एंथैल्पी हमें क्या कह रही थी। एंथैल्पी समझने के लिए आपको एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये चार टर्म्स के बारे में तो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम नहीं बता सकते कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ जी। तो अब हम, अगर मैं एंथैल्पी का एक क्विक रिवीजन करवाऊं तो एंथैल्पी एक तरीके की यूनिवर्स की, नेचर की, हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी थी। अब आपको कि नेचर की थी, सिस्टम की थी या सराउंडिंग की थी, किसकी थी? एंथैल्पी हमारे पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी थी। और एंथैल्पी हमारे नेचर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करती थी कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, जैसे मान लो कि मैंने ये एक कप चाय रखी, गरम थी चाय तो गरम होती है, मैंने इसको 15 मिनट तक रख दिया बाहर, मतलब हीट नहीं दी इसको, नॉर्मली जो हमारा रूम टेम्परेचर, जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर उसमें मैंने रख दिया। अब ये चाय आपको क्या लगता है गर्म रहेगी? ऑफ कोर्स नहीं रहेगी, चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब ये चाय ठंडी होगी ना, उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि अपने आप हो रही है चाय ठंडी, अपने आप हो रही है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं इसको। तो अपने आप चाय ठंडी हो जाएगी, इसमें से यानी गैस निकलेगी। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। और इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम क्यों होगी? एनर्जी कम अपने आप हो जाएगी क्योंकि जो इसके अंदर की हीट एनर्जी थी वो तो गई बाहर, वो तो निकल गई। तो यानी इस पे जो हम साइन यूज करेंगे एनर्जी का, वर्क डन का, हीट का, एवरीथिंग वाज नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव आएगा, सब कुछ नेगेटिव। अगर यहीं पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होता, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता जिसमें वो हीट एब्जॉर्ब करता, तो वहां पे साइन पॉजिटिव आता। तो मतलब एंथैल्पी के बारे में जिन साइंटिस्ट ने समझाया, फॉर एग्जांपल थॉमसन भी थे समझाने के लिए, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा नेचर है ना वो थोड़ा आलसी टाइप का है। अब आपको नेचर आलसी टाइप का कैसे हो सकता है? नेचर आलसी टाइप का इसीलिए क्योंकि नेचर चाहता है कि मैं अपनी सारी एनर्जी लूज करके मैं रिलैक्स हो जाऊं। यानी ये चाय चाय के पास पहले हीट थी, चाय के पास पहले हीट थी, अब उसने अपनी हीट रिलीज करके वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई, अब वो ठंडी हो गई। ठंडी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बर्फ बनने लगी, एकदम कूल हो गई, जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसके बराबर होगी। तो इसकी जो एनर्जी थी वो उसने लूज कर दी। और भी ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स देखे, जैसे उन्होंने कोई पत्थर रखा ऐसे पहाड़ी पे और उस पत्थर को उन्होंने सोचा कि अगर हम उसको नीचे गिराएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे वो तो ग्रेविटी की वजह से आता है, ऑफ कोर्स ग्रेविटी की वजह से आता है, बट पत्थर नीचे आ जाएगा। तो पत्थर जब ऊपर था ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जब वो नीचे आ गया तो वो रेस्ट पे है, नीचे आने से वो रेस्ट पे हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। तो ऑल टोटली उसने अपनी एनर्जी को जीरो कर दिया। यानी साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो हमारी एंथैल्पी है वो आलसी है और वो अपनी सारी एनर्जी लूज करके रेस्ट पोजीशन पे आना चाहती है। ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ कंसेप्ट भी आए, कुछ और कंसेप्ट आए। अब वो कंसेप्ट क्या थे? उन्होंने देखा सिर्फ आइस का ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा। जैसे मान लो उन्होंने आइस रखी, अब जैसे आप सोचो, मेरी बात समझो ध्यान से, कि ये आइस का टुकड़ा आपने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा, अब ये पिघल जाएगी, पिघल जाएगी, प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, सेम स्पॉन्टेनियस है, लेकिन आपको क्या लगता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि हाँ ये एक्सोथर्मिक है, ये अपने अंदर की हीट निकाल रहा है। अरे भाई साहब, इसके पास तो हीट ही नहीं है, ये तो कूल है, ठंडा है, ये तो ठंडा है, तो इसके पास तो हीट ही नहीं है। ये नेचर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी जो हमारे सराउंडिंग में हीट है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, सोख लेगा। अब नेचर से हीट मिलेगी, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो ठंडे से गर्म अपने आप पिघल जाएगा। तो इसके लिए ये एक्सोथर्मिक ना होके ये हमारा प्रोसेस था एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक था यानी ये एनर्जी लूज नहीं कर रहा, ये एनर्जी ले रहा है, रिलीज नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे सारा सिंबल किसका आएगा? हीट का, वर्क डन का, एनर्जी का, एवरीथिंग पॉजिटिव आएगा। तो ये कहते थे एंथैल्पी। लेकिन एंथैल्पी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होके भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों प्रोसेस पॉसिबल है। यानी स्पॉन्टेनियस में भी जो अपने आप हो रहे हैं, नेचर के थ्रू अपने आप हो रहे हैं, नेचर में से बहुत सारे रिएक्शंस है जो अपने आप होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी एनर्जी लूज करके फ्री होना चाहती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंडोथर्मिक होती है। अब आप कहोगे यानी एंथैल्पी तो सब कुछ सही समझा रही थी, फिर एंट्रोपी को क्यों आना पड़ा? एंट्रोपी पता है क्यों आई? एंट्रोपी इसीलिए आई, एंट्रोपी ने कहा कि नेचर को आलस के साथ साथ बिखरना भी पसंद है। हे भगवान, अभी नेचर चाहता क्या है ना। तो देखो एंट्रोपी क्या कहती है, एंट्रोपी को पहली बात तो ऐसे डिनोट किया जाता है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। यहाँ पे बात सिस्टम की हो रही है, ठीक है। सिस्टम, अब देखो सिस्टम क्या चाहेगा कि जो डिग्री है ना वो रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो। रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस मतलब यानी जैसे ये सिस्टम है, इसके जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक तरीके से रेस्ट पोजीशन पे ना हो, इस तरीके से रेस्ट पोजीशन पे ना हो, ये क्या हो, बिखरे हुए हो, रैंडमली बिखरे हुए हो। रैंडम वर्ड समझते हो, डिसऑर्डरनेस वर्ड समझते हो, यानी बिखरना, यानी नेचर को बिखरना पसंद है। जैसे हमारा रूम बिखरा हुआ होता है, मतलब बहुत बार होता है रूम बिखर जाता है, घर बिखरता है, वैसे ही साइंटिस्ट ने एक एग्जांपल लेके समझा कि जैसे रूम बिखरा होता है ना, वैसे नेचर को, वो नेचुरल है रूम बिखरना, वैसे नेचर चाहती है कि हर चीज बिखरी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी वो ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल है, जैसा हम पीते वैसा नॉर्मल पानी, ऐसा सोचो। तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना उनकी एनर्जी नॉर्मल होगी, लेकिन अगर हम उस गिलास के पानी को गर्म कर देंगे तो उसकी हीट, अपन उसको हीट देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, मोशन होगा, इधर उधर भागने दौड़ने लगेंगे, और वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, ऐसे बहुत सारे मोशन हो जाएंगे। मोशन होती वहां पे क्या हो जाएगा, डिग्री बढ़ जाएगी, किसकी, रेंडमनेस की और डिसऑर्डरनेस की। आई नो थोड़ा कम समझ आ रहा है कि एंट्रोपी क्या है, क्या समझाना चाह रहा है, बट आएगा थोड़ा, लिखते जाओ। द डिसऑर्डरनेस यानी जो डिसऑर्डरनेस, जो बिखरना है, जो फैलाव है इन द सिस्टम इज हायर इन एंट्रोपी। अगर बिखराव ज्यादा है, मान लो कोई सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा बिखराव है, तो वहां पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो एक परफ्यूम की बोतल है और अगर हम इसको स्प्रे करेंगे तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इधर उधर सब जगह बिखर जाएंगे। ये सिर्फ इतने से एरिया में नहीं रहेंगे कि मैंने अगर यहाँ पे स्प्रे किया है तो जो पार्टिकल्स है वो इतने से दूर रहेंगे, पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल भाई इधर उधर यहाँ वहां सब जगह भटकेंगे वो। इसका मतलब ये जो एंट्रोपी है वो तो बढ़ गई ना, गैस में एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, यहाँ वहां सब जगह पूरे रूम में उसकी खुशबू हो जाएगी, पूरे घर में हो जाएगी, तो वो एक तरीके से फेल गए उसके पार्टिकल। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग। जो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और ये है भी। आप खुद देखो, आप अपने नेचर को देखो, अपने यूनिवर्स को देखोगे तो कंटिन्यूअसली एंट्रोपी बढ़ ही रही है। अब एंट्रोपी कंटिन्यूअसली कैसे बढ़ रही है, जैसे मान लो कि पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, डिशेज है, डिशेज कंटिन्यू बढ़ रही है। यानी पहले के टाइम का और अगर हम अब के टाइम का कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस अब के टाइम में ज्यादा है, पॉल्यूशन है, डिसीज है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऑल टोटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसीलिए ये बात बोली है कि जो एंट्रोपी है वो यूनिवर्स की वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मतलब वो बिखरना ज्यादा पसंद कर रही है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल इज जीरो। यानी अगर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो क्रिस्टल होगा ना उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सेल्सियस या -273.5 डिग्री केल्विन, कुछ इस पे जो हमारा क्रिस्टल है वो क्या रहेगा, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। क्रिस्टल मतलब सॉलिड, मान लो कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे है, तो इसके मॉलिक्यूल्स है ना वो कुछ इस तरीके से साइलेंटली अरेंज्ड होंगे, यानी इनमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा होगा, कोई इनकी एनर्जी इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर रही होगी, मतलब ऑल टोटली ये साइलेंटली एक जगह रेस्ट पोजिशन पे है, एक जगह रेस्ट पोजिशन पे है, ठीक है। अब एक जगह रेस्ट पोजिशन पे होने का मतलब समझो कि इसकी एंट्रोपी क्या, जीरो। एंट्रोपी अपने आप जीरो हो गई, क्यों, क्योंकि कोई भाग दौड़ नहीं, कोई मोशन नहीं, कोई डिसऑर्डरनेस नहीं, कोई रैंडमनेस नहीं है, यहाँ पे होगी ना। अब नेक्स्ट लिखा है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप होते हैं प्रोसेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। जो प्रोसेस अपने आप होते हैं ना उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है और वो पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव होगी तो एंडोथर्मिक होगा, जैसे आइस का मेल्ट होना, अब सुनो मेरी बात, अब आइस के मेल्ट होने में एंट्रोपी कैसे बढ़ रही है, एंट्रोपी देखो क्यों बढ़ रही है, अभी समझाती हूँ।
जैसे ये आइस है, ये क्या है, आइस है, ये आइस है, और अब इसने कहीं से हीट को एब्जॉर्ब किया, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, अब देखो सुनो मेरी बात, अब ये क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ये किसमें, अब सॉलिड फॉर्म में, जब मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, और इसमें है कुछ इस तरीके से, यानी एकदम अच्छे से साइलेंटली मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अच्छे से अरेंज होते हैं, जो पार्टिकल उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होती, फोर्स कम लगता है। एंट्रोपी क्या, एंट्रोपी क्या बताओ, कम। एंट्रोपी क्या, कम। यहाँ पे इसने हीट एब्जॉर्ब की और ये लिक्विड बन गया, मैं तो पानी पानी हो गया, वैसे ये क्या हो गया, पानी पानी हो गया। तो अब पानी पानी हो गया, पानी पानी होने से इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी इंक्रीज क्यों, एंट्रोपी इंक्रीज क्यों, क्योंकि इसकी हीट बढ़ी है ना, हीट बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी में भी फर्क आया होगा, इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा, एंथैल्पी में कुछ चेंज आया होगा, ऑल टोटली चेंज आने से एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो हमारी एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस में भी जो एंडोथर्मिक हो, ठीक है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन मैंने कहा था कि इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके, छोटे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस को जिनको हम हल्के में लेते हैं, जेई नीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो अब ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन वो होता है जिसको रास्ते से कोई मतलब नहीं होता, कि एंट्रोपी बढ़ गई, मान लो ये कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, मान लो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ गई। तो अब एंट्रोपी को मतलब नहीं है कि ये कैसे इंक्रीज हुई है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन इसलिए क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है इंक्रीज कैसे हुई है, इसमें कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कितना वॉल्यूम बढ़ा है, कितना वॉल्यूम कम हुआ है, क्या चेंजेस है, इसको कोई मतलब नहीं। इसको इतना मतलब है कि पहले ये सॉलिड फॉर्म में था, अब लिक्विड में आ गया, अब इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, बस। पाथ फंक्शन वो होता है जिसको पूरा मतलब होता है, पाथ फंक्शन वो होता है जैसे हीट है या वर्क है, हीट और वर्क, मैं हमेशा कहती हूँ कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंच के बस इतना ही, ये स्टेट फंक्शन है, लेकिन पहुंचे कैसे वो होता है पाथ फंक्शन। हीट और वर्क हमारा पाथ फंक्शन है, हीट और वर्क हमारे क्या है, पाथ फंक्शन। हीट और वर्क पाथ फंक्शन के, वर्क क्या है, कार्य, वर्क क्या है, काम काम काम। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम कोई काम करते हैं, ये कोई काम करने के लिए हम उसको हीट देते हैं, तो ये क्या पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसको मतलब है कि कितना काम किया है आपने, आपने सुबह से लेकर अब तक कितनी पढ़ाई की है, तो वो आपका पाथ फंक्शन है कि कितनी पढ़ाई की है, कौन सा चैप्टर पढ़े, क्या पढ़ा है। हीट, क्या आपके कोई सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हो कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस तो वो हीट हो रहा है, आप सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हो कि उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, आप सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हो कि वो उसकी एंथैल्पी बढ़ गई, एंथैल्पी कम हो गई, एंट्रोपी कम होगी, वो होते हैं पाथ फंक्शन। एंट्रोपी को भाई साहब कोई मतलब नहीं है, एंट्रोपी को सिर्फ इतना मतलब है कि इसका टेम्परेचर कितना है, बस बढ़ गई ना, तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है तभी तो एंट्रोपी बढ़ी है। अब टेम्परेचर और एंट्रोपी का रिलेशन नहीं पता तो वो बस यही पे समझाने वाली हूँ मैं। अब देखो इसके ना कुछ फैक्टर्स हैं, एंट्रोपी के कुछ फैक्टर है। फिजिकल स्टेट, सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस में, जो कि मैंने बता दिया, क्योंकि गैस के पार्टिकल उधर उधर फैलते ज्यादा, इधर उधर फैलते ज्यादा, फैलने से एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी है क्या, एक तरीके का फैलाव है जो नेचर को डिसऑर्डर करना चाहता है। उसके बाद सबसे कम लिक्विड में और सॉलिड में एकदम क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज होते हैं पार्टिकल। उसके बाद टेम्परेचर, मान लो ये सॉलिड था, इसका टेम्परेचर कम था, ये लिक्विड, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, बढ़ गया टेम्परेचर, इधर एंट्रोपी कम, इधर एंट्रोपी ज्यादा। बताओ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी है या नहीं? ऑफ कोर्स बात है, क्यों? क्योंकि अगर एक गिलास पानी है, अब ये एक गिलास पानी नॉर्मल है, और अगर मैं इसी एक गिलास पानी को हीट देना स्टार्ट कर दूं, यानी टेम्परेचर दे दूं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसके मॉलिक्यूल्स है ना भागदौड़ करेंगे, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस हो जाएगी, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपना क्या बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल एस इज इक्वल क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैंने रिवर्सिबल जानते हो क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं। नॉन रिवर्सिबल वो होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। अब रिवर्सिबल क्या, रिवर्सिबल क्या, कैसे समझे? देखो ये क्या बर्फ, ये क्या पानी, पानी से बर्फ बना सकते हो, बर्फ से पानी बना दिया, इस पानी का मैं कहूं वापस बर्फ बनाओ तो बना सकते हो। पानी बर्फ, पानी बर्फ, बर्फ पानी, बर्फ पानी, बर्फ पानी, बर्फ पानी खेलिए, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि आपको दूध का दही बनाओ, क्या आप दही का वापस दूध बना सकते हो? तो ये तो अगर रिवर्सिबल, क्या हाँ रिवर्स हो सकता है, पानी बना दिया तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ बना दिया तो वापस पानी बन जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने कहा कि दूध दही वाला एग्जाम्पल, वो इरिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल बोल सकते हो, दोनों वर्ड यूज होते हैं, बाकी इरिवर्सिबल है वो, क्या इरिवर्सिबल, यानी उसको रिवर्स नहीं कर सकते। वैसे ही जो हमारी डेल एस एंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की आप हीट कितनी दे रहे हो। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टी
टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी तो भाई साहब अपने आप ही बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? और एक फैक्टर, दो फैक्टर। तीसरा केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं गैसेस स्टेट में तो उसकी भी एंट्रोपी बढ़ती है, उसकी भी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रेशर। मान लो 1 मिनट, हाँ, तो ये मेरा क्या है, एक कंटेनर है जिसमें मैंने गैस ले रखी, हाइड्रोजन गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, जो मन करे वो गैस ले लो। अब ये मैंने इधर पिस्टन सेट कर रखा है। अब मैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगी इस सॉल्यूशन पे, प्रेशर बढ़ाऊंगी पिस्टन से, इसको एक्सर्ट करूंगी, इस पे प्रेशर बढ़ाऊंगी, तो इसकी एंट्रोपी आपको क्या लगता है, कम होगी, ज्यादा होगी? आप रिलेशन देखो, ये जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी प्रेशर बढ़ाने से कम होगी? हाँ, एंट्रोपी प्रेशर बढ़ाने से कम होगी। कैसे, क्यों, समझो। ये प्रेशर लगा रही हूं मैं और यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे मान लो कि पहले था इतना वॉल्यूम, पहले था हमारे जो हमने सॉल्यूशन लिया गैस का, उसका था इतना वॉल्यूम। जब मैंने प्रेशर लगाया यानी इसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, यानी पहले पार्टिकल इधर उधर फैले हुए ज्यादा थे, पहले पार्टिकल फैले हुए ज्यादा थे, फिर मैंने उस पर फोर्स लगा के, उस पर प्रेशर लगा के कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया इसका मतलब उसके पार्टिकल पहले फैले हुए थे, अब एक जगह हो गए, पहले फैले हुए थे अब इतने से हो गए, पहले फैले हुए थे अब इतने से हो गए, अब इतने से एरिया में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एंट्रोपी बताओ प्रेशर बढ़ाने से क्या होगी, कम होगी। अब मिक्सिंग, अगर सॉलिड और सॉलिड की मिक्सिंग होगी, लिक्विड लिक्विड की मिक्सिंग होगी, गैस गैस की मिक्सिंग होगी, तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी, एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी, गैस की। ठीक है, तो अब मैं कुछ और एग्जांपल समझाऊंगी एंट्रोपी के कि भाई किस में कितने एंट्रोपी, कौन से में, हमारे नेचर में बहुत सारी प्रोसेस होती है कि किसमें एंट्रोपी बढ़ेगी किसमें कम होगी। सो देखते हैं। तो नॉर्मल कुछ नोट लिखे हैं मैंने कि एंट्रोपी कौन से प्रोसेस में इंक्रीज होती है, कौन से में डिक्रीज होती है। तो एंट्रोपी ड्यूरिंग रस्ट ऑफ आयरन इंक्रीज, जब किसी भी आयरन पे रस्ट आता है, जब किसी भी आयरन पे रस्ट आता है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी यानी इसमें जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनमें रेंडमनेस आएगी। हाँ बिल्कुल रेंडमनेस आएगी, डिसऑर्डरनेस आएगी। कैसे, क्योंकि आप सोचो कि कोई भी आयरन पे कोई कोटिंग हो रही है, मतलब रस्ट आ रहा है उस पे, तो रस्ट आएगा, मतलब प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि हाँ उसमें जो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर बात करें एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन द डायमंड, यानी जो ग्रेफाइट है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी देन द डायमंड। क्या रीजन है, देखो डायमंड है ना हार्ड शेप का होता है, हार्ड शेप के होने की वजह से डायमंड के जो मॉलिक्यूल्स है ना इधर उधर भागदौड़ नहीं करते, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नॉर्मल होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। अभी मैंने क्या बताया कि 8 एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है। तो जो डायमंड क्या है, हार्ड शेप का है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो एंट्रोपी अपने आप इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की एंट्रोपी इंक्रीज होती है देन दी डायमंड। ऑन बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीज, आप जो एग है उसको बॉईल कर रहे हो, आप एग को बॉईल करोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब जिस जिस में अपन टेम्परेचर देंगे तो वो तो सब में इंक्रीज ही होगा, जिस जिस में अपन टेम्परेचर देंगे वो उन सब में हमारी एंट्रोपी इंक्रीज ही होगी। अब अगर बात करें ऑन स्क्रेचिंग रबर बैंड, जैसे मान लो कोई रबर है और आप उसको स्क्रेच कर रहे हो, कुछ इस तरीके से खींच रहे हो, इस तरीके से खींच रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है, मतलब उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब एक बार सोचो होल्ड करके, उसके बाद मेरे को बताना। जब आप किसी रबर बैंड को स्क्रेच करोगे ना इस तरीके से तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, मतलब हम उसका साइज बढ़ा रहे हैं। मैंने रबर बैंड को स्क्रेच किया और मैंने उसका साइज बढ़ा दिया, तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना, डिक्रीज कैसे होगी, डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि जब ये रबर बैंड इतना था ना, इतना था, तब इसके अंदर पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस ज्यादा थी। लेकिन जब मैंने इसको इस तरीके से इसको स्क्रेच कर दिया तो अभी जो पार्टिकल और इस तरीके से जो पार्टिकल है इस रबर बैंड की इस तरीके से दूर दूर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इस तरीके से दूर दूर। अब दूर दूर होंगे तो वो रेस्ट पोजीशन पे होंगे, इसमें उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन सोचो पास 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 पास, इसमें क्या है, पास पास एकदम पास 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 पास, इसमें क्या एकदम पास 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 पास। अब इनमें रेंडमनेस और ऑर्डर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, अब क्या इसमें इस सिचुएशन में कम है। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। ओके,
सो ये हमारी एंट्रोपी। अब एंट्रोपी के बाद हमारा टॉपिक खत्म नहीं होता है, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शंस है, और एक गिब्स फ्री एनर्जी है। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जिसको जी से नोट किया जाता है, और ये गिब्स फ्री एनर्जी आपके बार बार काम आने वाली है। और गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, आप मेरे को सोच के जरूर बताना कि एंट्रोपी में भी ऐसी क्या कमी रही होगी कि गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ गई। एंट्रोपी में भी कुछ ना कुछ एक फॉल्ट रहा था, जैसे एंथैल्पी में रहा, वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी, इनके बीच का रिलेशन समझें। सो थैंक यू सो मच।